नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करें या सोशलिज्म इन यूरोप की बात करें तो सबसे पहले जो है हम सोशलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे। ठीक है। और इसमें जो है अभी हम कहीं पर भी रशियन रेवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो चीजों को कनेक्ट करना जरूरी है। अब चीजों को कनेक्ट करने के लिए जो है अगर हम बात करें, यहाँ पे तीन तरह के लोगों की बात की गई है। एक है लिबरल्स, दूसरे है रेडिकल्स, तीसरे है कंजर्वेटिव्स। ठीक है। इन तीनों का हाल वही है जैसे आपने अपने आसपास पे, अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने स्कूल में और भी जो है जगहों पे देखा होगा। जब भी किसी बदलाव की बात की जाती है तो वो या तो क्या होते हैं, राजी होते हैं या नहीं राजी होते, और कुछ बीच वाले होते हैं। बीच वालों का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है। हम उस चीज की बात नहीं करें। बीच वाले वो लोग होते हैं जो कि हम कह सकते हैं स्टेबल रहते, कहते हैं नहीं कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं बदलाव होना चाहिए, कुछ होते कहते हैं नहीं होना चाहिए, और कुछ होते कहते हैं नहीं जो चल रहा है वही चलने दो। ठीक है। तो यहां पर वही हाल है लिबरल्स का, रेडिकल्स का और कंजर्वेटिव्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लिबरल्स। ठीक है। हम जो है लिबरल्स की ही बात करना शुरू करेंगे। और अगर हम लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स में क्या कह रहा है कि लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें हर एक रिलीजन को सम्मान दिया जाए। ठीक है। समान अधिकार दिए जाए, समान हम कह सकते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए, और भी जो भी चीजें हैं कोई उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, एक ऐसा देश चाहिए था। ठीक है। लिबरल्स के अकॉर्डिंग तो हम चलते हैं लिबरल्स के साथ शुरुआत करते हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। ठीक है। लिबरल्स एक ऐसा देश चाहते थे जो कि हर एक रिलीजन को टॉलरेट करे। दूसरा क्या कह रहा है, ब्रिटेन उस समय था क्या कि जब भी आप यूरोप की बात करेंगे तो आज भी आप समाज में देखते होंगे कोई एक मीन्स समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर धर्म को या हम कह सकते हैं जाति को फेवर करते हैं, और दूसरे को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं, हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक कॉलोनी के लिए, एक गांव के लिए, एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही कहीं ना कहीं यूरोप में एक टाइम पे हो रहा था। ब्रिटेन जो था वो फेवर करता था जो इंग्लैंड की चर्च थी उनको फेवर करता था, और ऑस्ट्रिया जो था और स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च का फेवर करता था। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च का फेवर करते थे, और ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था। तो आज भी अगर देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट करके कुछ होते हैं, शायद हो सकता है मेरा वर्ड गलत हो, सही करने की कोशिश करना अगर कोई लोग जानते हो। प्रोटेस्टेंट करके कुछ होता है, और कैथोलिक्स, दो चर्चों में डिवाइड है। आज भी इंडिया में देखेंगे तो कभी अगर मौका मिला तो हम ऐसे लोगों से बात करेंगे, उनसे पूरा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या है इसमें डिफरेंस क्या है। तो दो चीजें हमने क्लियर की कि लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा देश चाहते थे जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करे। दूसरी चीज क्या थी कि उस समय क्या था कि ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन के चर्चों का फेवर कर रहा था, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च का फेवर कर रहा था। आगे जब बढ़ते हैं तो लिबरल्स जो है वो अपोज करते थे, किस चीज को अपोज करते थे, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है कि डायनेस्टी क्या होती है। देखिए डायनेस्टिक रूलर्स का ये लोग अपोज करते थे क्योंकि डायनेस्टिक रूलर्स के पास अनकंट्रोल्ड पावर होता था। ठीक है। अनकंट्रोल्ड पावर का मतलब कि जिसमें किसी चीज की सीमा ना हो, वो जो चाहे वो कर सकते थे। डायनेस्टिक रूलर्स में पहले क्या होता था, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जब कोई भी डायनेस्टी देखोगे, जैसे हम कह सकते हैं मुगल डायनेस्टी देखें तो पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर जो है अकबर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। ठीक है। फिर जहांगीर आया। तो ऐसे जो है सॉरी जहांगीर के बाद जो है शाहजहां आए, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, ऐसा शायद कुछ उसमें है। ठीक है। तो ऐसी ही सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं जो है
इन्हीं को बोलते हैं डायनेस्टिक रूलर, मतलब एक ही पीढ़ी के कई सारे लोग जो है लगातार शासन करते रहे, तो इसको बोलते हैं डायनेस्टिक रूलर। तो यही जो है डायनेस्टिक रूलर है, ऐसे लोगों का जो है लिबरल्स जो थे वो अपोज करते थे, खासतौर पे अपोज करते थे। उसके बाद अगले टॉपिक में अगर अगला पॉइंट क्या कहते हैं, दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to law, interpreted by law and well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। वो लोग कह रहे थे कि सरकार जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू बननी चाहिए। कैसी होती चाहिए? इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो सरकार होनी चाहिए वो लोगों के द्वारा चुनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि एक ज्यूडिशरी, मतलब एक जो अदालतें होनी चाहिए वो पॉलिटिक्स से और जो है हम कह सकते ऑफिशियल से सेपरेट होनी चाहिए, वहां न्याय मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कहा, ये क्या आर्ग्यू कर रहे थे, फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए मतलब सरकार जो हो वो लोगों के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई लॉ वेल ट्रेंड ज्यूडिशरी, मतलब एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान को चलाने के लिए एक वेल ट्रेंड ज्यूडिशरी होनी चाहिए। ज्यूडिशरी मतलब जज होने चाहिए, और वो जज जो होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए, किससे? ऑफिशियल से या और भी जो लोग हैं उन सभी से परे होने चाहिए, जो पावरफुल लोग हैं उनका उन पर कोई दबाव ना होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, देवर नॉट डेमोक्रेट्स, ये लोग डेमोक्रेसी का फेवर नहीं करते थे, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि सबको वोट दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं कहते थे कि पावर किसी एक के हाथ में होनी चाहिए। They did not believe in universal adult franchise, ये भी नहीं कहते थे कि राइट टू वोट, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, कि जैसे हमारे यहाँ पे 18+ हो जाए तो सबको वोट देने का अधिकार है, ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये कहते थे नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। They also did not want the vote for women, ये भी कहते थे कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि एक ऐसा देश हो जहां पे हर एक रिलीजन को सम्मान दिया जाए। लिबरल्स उस समय क्या था, ब्रिटेन जो था वो ब्रिटिश चर्च का फेवर करता था, स्पेन जो था और जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया जो था वो कैथोलिक चर्च का फेवर करता था। उसके बाद जो है लिबरल्स जो थे, अनकंट्रोल्ड पावर जो था डायनेस्टिक रूलर्स के पास, डायनेस्टिक रूलर्स हमने आपको बताया जो लगातार बाबा दादा पोता लड़का सब जो है लगातार बनते आ रहे हैं राजा, या हम कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है लिबरल्स अपोज करते थे। लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स बिल्कुल नहीं थे, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहते थे कि महिलाओं के लिए भी वोट नहीं होना चाहिए, वो इस बात का भी फेवर नहीं करते थे। उसके बाद हम आते हैं रेडिकल्स पे। तो रेडिकल्स जो है एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन मतलब उनका मानना ये था कि जिस कंट्री में जिस समुदाय की जिस रिलीजन की सबसे ज्यादा लोग हों उन्हीं की सरकार होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान है तो वहां मुस्लिमों की सरकार होनी चाहिए, बांग्लादेश है तो वहां बंगालियों की सरकार होनी चाहिए, श्रीलंका में जो है हम कह सकते हैं कि वहां पे जो सिन्हालीज हैं वो बहुत ज्यादा है तो उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा जो है उन लोगों को मानना था। ठीक है, उसके बाद जो है मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफ्रिगेटेड मूवमेंट्स, महिलाएं जो है बहुत से जो हम कह सकते हैं कि आंदोलन कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी अपने अधिकारों के लिए, तो ये लोग जो है उनका फेवर कर रहे थे, जो रेडिकल्स थे। ये लोग जो है प्रिविलेजेस को अपोज करते थे। प्रिविलेजेस का मतलब होता है लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे,
जो लैंड ओनर्स थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका ये खास तौर पे विरोध करते थे। कहते थे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक हाथ में सिमट के ना रहे, ठीक है, उसका हम कह सकते हैं एक लिमिटेड दायरा होना चाहिए, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। कि सपोज करिए कि आप 5000 एकड़ जमीन रख सकते हैं या 500 एकड़ जमीन रख सकते हैं, इससे ज्यादा होने पर आपसे ले ली जाएगी। तो ऐसा कुछ एक दायरा होना चाहिए, ये लोग ऐसा मानते थे, ठीक है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? ये जो है रेडिकल्स का भी अपोज करते थे और लिबरल्स का भी अपोज करते थे। मतलब इनकी जो मेंटालिटी थी, ना तो वो लिबरल्स से मैच करती थी, ना रेडिकल्स से मैच करती थी, ये बीच वाले थे, ठीक है। बीच वाले, फिर से मैं वो बता रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बीच वाले थे, मतलब इनकी सोच किसी से नहीं मैच करती थी। कहता आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब इनका दिमाग खुला कि नहीं यार, बदलाव की जरूरत है, ठीक है। इन्हें लगा कि नहीं, बदलाव की जरूरत है, बदलना चाहिए, ठीक है। 18वीं सेंचुरी तक जो है कंजर्वेटिव्स जो थे वो बदलाव के आइडिया को पूरी तरीके से जो है अपोज करते थे, कहते नहीं, बदलाव की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 19वीं सेंचुरी आते आते ये जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ चेंजेस जरूरी है। क्या कह रहा है? बाय द 19वीं सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर inevitable but believed that the past had to be respected। देखिए, 19वीं सेंचुरी आते आते ये मान लेते हैं कि बदलाव होने चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हमें जो है अपने हमारा जो पास्ट है उसका ख्याल रखकर जो है बदलाव करने चाहिए, ठीक है। बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड, चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। ये कहते थे कि जो बदलाव है वो धीरे धीरे आने चाहिए, ठीक है। क्या बदलाव जो है वो धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो ये था लिबरल्स का, रेडिकल्स का, कंजर्वेटिव्स का। आगे जब बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो कहता है इट वाज अ टाइम प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये वो समय था जब हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में भी भारी मात्रा में हो रहा था, यूरोप के देशों में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगे थे। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज डेवलप्ड, ये वो समय था जब नए शहर बन रहे थे, न्यू सिटीज डेवलप्ड, रेलवे एक्सपेंडेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, ठीक है। ये वो समय था जब नए नए शहर बन रहे थे, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है, रेलवे बढ़ाई जा रही थी, रेलवे ट्रेनें बढ़ रही थी, और ये वो समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन भारी मात्रा में हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, ठीक है, फैक्ट्रियां लगने लगी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो हैं वो फैक्ट्रीज तक पहुंचे काम करने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो है वो खेतों में काम करते थे, इससे पहले जो है वो जमींदारों के घर में काम करते थे, पैसे मिलते थे या नहीं भी मिलते थे, लेकिन अब वो फैक्ट्रीज तक आ गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा था क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थी, लेकिन उतनी अगर डिमांड नहीं होती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो जाता था। लोग आ तो गए थे, लेकिन हम कह सकते हैं जॉब्स कम थी, लोग ज्यादा थे उस समय भी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। देखिए, जब टाउन्स भारी मात्रा में बढ़ने लगे तो हाउसिंग और सैनिटेशन मतलब रहने की और नहाने धोने की समस्याएं होने लगी, क्योंकि जो टाउन्स थे वो बड़ी मात्रा में बढ़ रहे थे, ठीक है, और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल। देखिए, जो इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो किसी ना किसी एक व्यक्ति की होती थी, ठीक है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स आल्सो प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयड। जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे उनमें से बहुत से लिबरल्स जो थे वो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और बहुत से एम्प्लॉयड भी थे, मतलब नौकरियां भी करते थे। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। देखिए, वो जो है हर एक पार्टिकुलर व्यक्ति का
सम्मान करते थे। वो कहते थे कि एक मजदूर भी जो है उसका भी खून पसीना लगा है, तो ये देखना चाहिए कि मजदूरी के अलावा भी उसका क्या योगदान है वो उसको देना चाहिए अगर उसने मेहनत की है। इफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, देखिए यहां से ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है। इफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट, दे बिलीव्ड दैट साइंटिस्ट वुड डेवलप, सॉरी सोसाइटीज वुड डेवलप। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अगर जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्वतंत्रता दे दी जाए, ठीक है, उनको स्वतंत्रता दे दी जाए, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ पुअर कुड लेबर दोज विद लिबरल्स, अगर उनको स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो लोग क्या, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, वो स्वतंत्र होकर काम करेंगे, जिससे क्या होगा, जो काम होगा वो प्रोडक्टिव होगा, ठीक है, वो काम क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा। ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है, कि काम जो होगा वो प्रोडक्टिव होगा। लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है, कि क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति जो आपकी फैक्ट्री में या कहीं भी काम कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा मैं प्रोडक्टिव काम करूं बिना दबाव के। रेयर केस में लोग पाए जाएंगे, होते हैं, लेकिन वो रेयर केस बचा है आज की डेट में, वरना लोग काम करना नहीं चाहते, वो तबाह कर देंगे आपको। अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि ये बंदा बिना आपके दबाव के ये काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो तबाह कर देगा कुछ ही दिनों में। तो उसके बाद जो है लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। देखिए लिबरल्स और रेडिकल्स जो है 1815 में एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं यूरोप में, ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरी एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। इन 4 देशों में भी ये लोग काम करते हैं और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मोनार्क होते हैं उन्हें उखाड़कर फेंक देते हैं वहां से, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिसमें एक है रॉबर्ट ओवेन, याद रखिए नाम, रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन है। इसके बाद जो है लुइस ब्लांक है, कौन है, लुइस ब्लांक, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लांक। कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, अगर उस पर बात की जाए तो सैकड़ों वीडियो बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेडरिक ईगल की बात करेंगे, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स की बात करेंगे। तो इतने सारे लोग हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत करें कि जो सोशलिज्म आ रहा था यूरोप में, कहता सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे उनका जो विजन था, उनका जो सपना था, उनका जो एक एम था, वो थोड़ा अलग था भविष्य के लिए, ठीक है। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ बिलीव करते थे कोऑपरेटिव्स के आइडिया में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आइडिया में या कोऑपरेटिव्स के आइडिया में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवेन जो है लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। कौन थे, रॉबर्ट ओवेन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, क्या बनाई थी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है, इसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है। तो न्यू हार्मनी इन इंडियाना किसने बनाई थी, रॉबर्ट ओवेन ने बनाई थी, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन ने जो है न्यू हार्मनी इन इंडियाना बनाई थी, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। न्यू हार्मनी इन इंडियाना थी क्या, ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी, ठीक है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी, ठीक है। उसके बाद जो है अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। जो बाकी के रेवोल्यूशनरी थे वो ये मानते थे कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनका ये मानना था कि इससे जो है एक वही हाल होगा, मोनार्की वाला ही हाल होगा कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में पावर चली जाएगी।
उनका मानना यह था कि जो गवर्नमेंट है उससे इंकरेज करना चाहिए कॉपरेटिव्स को, ठीक है, गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए कॉपरेटिव्स को। These cooperatives to be associations of people। कॉपरेटिव्स का मतलब क्या होता था कि एक लोगों का बहुत बड़ा सा ग्रुप होता था, एसोसिएशंस ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था, लोग जुड़ते थे, अपनी बातों को शेयर करते थे, पैसे भी इकट्ठा करते थे, छोटे छोटे चंदे होते थे, कहां पे क्या करना है। आजकल समाज में देखेंगे कुछ गंदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनने लगी हैं, ठीक है, जो कि विद्रोह करती हैं, हम कह सकते हैं अच्छे कामों के लिए नहीं, गलत कामों के लिए भी कई बार विद्रोह कर देते हैं। उनके जो कार्यकर्ता आप देखेंगे वो भी कई सारे गलत काम में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय मेंबर्स, ठीक है। तो जो कॉपरेटिव्स थी, इनके द्वारा जो है कहता हु प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो गुड्स प्रोड्यूस होगा और जो डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट, वो वर्क के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। सपोज करें कि आपके पास जो है कई बार देखा होगा कि बहुत सी कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं और भाग जाती हैं पैसा लेके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या था कि कोऑपरेटिव जो थी वो एसोसिएशंस ऑफ पीपल था, जो कि हम कह सकते जो भी प्रॉफिट होता था वो एक जिसने किसने कितना काम किया उस हिसाब से डिवाइड किया जाता था। वो कोई हम कह सकते हैं कि उसमें हर एक इंसान मालिक होता था, जो भी जितने भी लोग होते थे एक हिसाब से। इसके बाद हम कार्ल मार्क्स पे बात करें या फ्रेडरिक एंगल्स पे बात करें, तो इन्होंने अपने आइडियाज दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। देखिए मार्क्स कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, और ये जो कैपिटल प्रोड्यूस हो रही है ये वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। इसमें कहते थे कि वर्कर्स की मेहनत लगी है तो वर्कर्स का भी हिस्सा होना चाहिए। कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज accumulated in private capitals। वो कहते थे कि जो कंडीशन है वर्कर्स की, कंडीशन ऑफ वर्कर्स कैन नॉट इंप्रूव, वो कहते थे कि वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती, और इसका कारण यह है कि वर्कर्स की कंडीशन इसलिए नहीं इंप्रूव हो सकती है क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं एक हाथ में जा रहा है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथों में जा रहा है। वर्कर्स हैड ओवरथ्रू कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए वर्कर्स जो है वो ओवरथ्रू किए जा रहे हैं, उनसे हम कह सकते हैं अननेसेसरी वर्क लिया जा रहा है, और हम कह सकते हैं उन्हें उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ठीक है। वर्कर्स क्या कहना, मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स का ये मानना था कि उन्हें कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका जो शोषण किया जा रहा है उससे फ्री कर देना चाहिए। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वो कहते थे कि वर्कर्स को सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो फॉर्म करनी चाहिए, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहां पर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मतलब 100 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एक साथ करेंगे। बाय 1870 1870 तक क्या होता है, सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। सोशलिस्ट आइडिया जो होते हैं वो पूरे यूरोप में फैलने शुरू हो जाते हैं। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। देखिए कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट अपने एफर्ट्स को, ठीक है, अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है सोशलिस्ट जो थे उन्होंने क्या एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की, जिसका नाम दिया गया जो कि सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी थी, ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फार्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंग्लैंड के वर्कर्स थे और जो जर्मनी के वर्कर्स थे, बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशंस, इन लोगों ने भी एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिए, और टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, अच्छी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के लिए। कहता दिस सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, ठीक है। इन लोगों ने डिमांड क्या की,
इन लोगों ने डिमांड की कि जो है इनके वर्किंग आवर्स कम किए जाए और इनको राइट टू वोट दिया जाए, ठीक है। वर्किंग आवर्स कम किए जाए और राइट टू वोट दिए जाए, वर्किंग आवर्स कम किए जाए और राइट टू वोट दिया जाए। जर्मनी में क्या होता है, एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जो इन जर्मनी में क्या होता है, जो एसोसिएशंस होते हैं ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है इसकी मदद करते हैं और इसको पार्लियामेंट में जिताकर ले जाने में भी मदद करते हैं। 1905 में जो है सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस जो थी इन्होंने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी फॉर्म की और फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की। तो ये याद रखना है, 1905 में जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस थे इन्होंने लेबर पार्टी फॉर्म की ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी जो है फॉर्म की फ्रांस में। तो ये आपका इतना टॉपिक था। बाकी का जो है अब इसके बाद जो हेडिंग आएगी वो आएगी द राइज ऑफ द रशियन एम्पायर इन 1914, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सोशलिज्म इन रशिया के बारे में बात करेंगे, अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड पेट्रोग्रेड के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही आप सभी लोगों के लिए।